हेलो फ्रेंड्स, ई सुगंधम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, जिसको गठित हुए 10 साल हो चुके हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, एनजीटी क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, स्ट्रक्चर क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, लाभ क्या हुआ इन 10 सालों में, आगे चैलेंजेस क्या क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, एंड एक अच्छा सा कंक्लूजन देके हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए मेंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ गिवन अ न्यू आउटलुक टू एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज। आंसर करने का प्रयास ज़रूर करें। तो 10 साल हो गए हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को। तो दुनिया में जितने भी डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल कोर्ट्स हैं उसमें से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो एक है। ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसका जो ज्यूरिडिक्शन है, इसका जो स्कोप है, ये कवर करता है चाहे वो फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, इन्वायरमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर कोस्टल प्रोटेक्शन हो। और जब से ये बना है तब से इसने कम से कम कितने एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जो है वो बचाया है, कितने सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे जिसका पोल्यूशन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था उसको इसने रोका है। और साथ ही साथ जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरह के वनों में रहती है, उनके राइट्स को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। एंड पोल्यूटर पेज की जो प्रिंसिपल है उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की है, यानी कि जो प्रदूषित कर रहा है उसको पे करना होगा। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, इसको लागू करने का इन्होंने प्रयास किया है जब से इनका इंसेप्शन हुआ है। तो 10 साल हो चुके हैं इसको एग्जिस्टेंस को, यानी कि 1 डेकेड। और इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और एक तरह से इन्होंने कम्प्लीटली एक नया आउटलुक दे दिया है इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया को। हाउएवर बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी भी, और एक तरह से रोड ब्लॉक का काम करते हैं इनके प्रॉपर फंक्शनिंग में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो निर्माण इसका इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे केसेस जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिर ट्राइबल राइट्स होते हैं, बहुत सारे केसेस जो होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे और वो पेंडिंग रहते थे क्योंकि उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाता था, इवैल्यूएशन नहीं हो पाता था। उनके पास, कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती थी कि साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा जो है, खास करके जो पर्यावरण से जो संबंधित मुद्दे हैं उस पर वो हो। तो इसको लेके एक ज़रूरत महसूस की गई कि एक सेपरेट इन्वायरमेंटल कोर्ट होना चाहिए। और ऐसा कहा गया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986, जिसमें तब के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस पीएन भगवती, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक सेपरेट इन्वायरमेंटल कोर्ट जो है वो सेटअप करने की आवश्यकता है। उसके बाद साल आता है 1999, जब एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर एमवी नायडू था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंड बाग केस में कहा था कि इंडिया में ज़रूरत है एक ऐसे कोर्ट की जहाँ पे एक प्रॉपर कम्बिनेशन हो, एक प्रॉपर इमैल्गेशन हो बिटवीन जज एंड टेक्निकल एक्सपर्ट, यानी कि एक ऐसा कोर्ट हो जहाँ पे जजेस तो हों जो फैसला सुनाए, पर साथ ही साथ उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, उनके पास नॉलेज हो कि पर्यावरण क्या है, इसको हानि क्या होगी, इस प्रोजेक्ट से नहीं होगी। तो इस तरह के कोर्ट की जो अवधारणा है उसका यहाँ पे नींव रखने का प्रयास किया गया कि एक इन्वायरमेंटल कोर्ट जो है वो बनना चाहिए। एंड देन फाइनली जो है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, ताकि जितने भी मैटर रिलेटेड, जो भी पर्यावरण से संबंधित जितने भी केस है, जितने भी मामले चल रहे हैं, उसका जो है जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। तो ये हमने बात की कि एनजीटी की जो है वो शुरुआत कैसे हुई थी। तो एनजीटी है क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, ताकि इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित जितने भी केस है उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जा सके, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्राइबल राइट्स है, उसका जो है वो प्रिजर्वेशन किया जा सके। दुनिया में बहुत सारे इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स नहीं हैं, 3 ही हैं, जिसमें से तीसरा कंट्री इंडिया है जिसने एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट जो है वो सेटअप किया है। सबसे पहला कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद न्यूजीलैंड था, एंड देन इंडिया है। एंड एनजीटी जो है वो मैंडेटेड है कि जितने भी एप्लीकेशन आते हैं
इसके पास रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट, उसका जो निपटारा है, उसका जो निवारण है वो 6 महीने के अंदर अंदर करते हैं। यानी कि एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको केसेस जो है वो सॉल्व करनी है। और इसकी जो है वो 5 प्लेस ऑफ सिटिंग है, यानी कि 5 जगह पे ये जो एनजीटी ट्राइब्यूनल है वो बैठती है। सबसे पहले तो न्यू दिल्ली, उसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये हमने बात की एनजीटी के बारे में कि एनजीटी क्या है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और सबका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। वापस से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अपॉइंटमेंट जो होता है वो चेयरपर्सन का किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उनसे सलाह मशवरा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चेयरपर्सन जो होते हैं एनजीटी का, उनका जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कम से कम एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 टाइम फुल टाइम जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इस ट्राइब्यूनल में जो फैसले सुनाते हैं। पावर जुरिडिक्शन की बात करें तो इनका जो जुरिडिक्शन है वो सारे के सारे सिविल केसेस में होता है जो भी पर्यावरण से संबंधित होते हैं। क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी एडजुडिकेटरी बॉडी है जैसे कोर्ट की तरह, तो इनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन और एपेलेट जुरिडिक्शन दोनों ही होता है। और बाकी सारी चीज़ों में देखा गया है जो भी प्रोसीजर होता है कोर्ट का, दे वर्क अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। वो जो ट्राइब्यूनल है वो इसके अंतर्गत काम नहीं करती, ये गवर्न होती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है, इस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाया जा सकता है, अभी हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। और ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है जिसको कहते हैं द पॉल्यूटर पेज, यानी कि जो प्रदूषित कर रहा है उसको पे करना होगा। ये बहुत तरह के ऑर्डर दे सकती है, जैसे कि अगर कोई पर्यावरण को नुकसान हुआ है, प्रदूषण हुआ है, तो उनके जो विक्टिम है, उनके जो पीड़ित है, उनको रिलीफ और कंपनसेशन देने का ये काम करती है। अगर पर्यावरण नुकसान हुआ है, किसी का घर बर्बाद हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, या फिर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी वजह से, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको वापस से रीस्टोर करने का ये ऑर्डर दे सकती है। साथ ही साथ अगर कोई इन्वायरमेंट को लॉस हुआ है तो उसके भी रिस्टोरेशन के बारे में एनजीटी जो है वो ऑर्डर दे सकती है। और इनका जो ऑर्डर होता है वो वैसा ही वैल्यू रखता है जैसा किसी सिविल कोड का डिकर रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेनल्टी जो है वो भी ये लगा सकती है अगर इनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा सकता है किया जाता है तो, जैसे कि 3 साल तक की जो है वो जेल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ का ये लगा सकती है। और बहुत सारे केसेस में फ़ाइन और जेल दोनों कर सकती है। और ये बहुत सारे तरह के जो सिविल केसेस जो 7 लॉ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उन सारे के सारे सिविल केसेस को ये डील करती है। ये जो 7 लॉ हैं, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले, क्योंकि ईयर पूछ के बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। तो वाटर, फॉरेस्ट, एयर, इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे रिलेटेड अगर कोई भी केस है तो सारा का सारा निपटारा एनजीटी के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने बात कर ली एनजीटी के पावर एंड जुरिडिक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें फ़ायदा क्या हुआ, 10 साल हो गए हैं, इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहली बात जो इसके फेवर में जाती है वो ये कि ये एक ऐसा कोर्ट है जो सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो हैं उसी के बारे में सुनवाई करता है। तो बेहतर हो जाता है क्योंकि आपके पास लीगल एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ जो इस मामले के जो जानकार है, जो पर्यावरणविद है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनकी जो ओपिनियन है वो भी आपके पास होती है, तो आप बेहतर जजमेंट दे सकते हैं। अगर किसी को लॉस हुआ है तो आप उसको रिलीफ और कंपनसेशन भी दे सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो एनजीटी ने बहुत अच्छा काम किया है। या फिर बहुत सारे केसेस में कोई भी जो फैक्ट्री है जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली है तो उसको भी इन्होंने जो है, एक जैसे साउथ कोरिया की कंपनी थी पॉस्को, और कहा जा रहा था कि अगर वो लगे ये तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो इसको उन्होंने जो है वो रद्द कर दिया था। तो इस तरह के ये फैसले देती है जिससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी केसेस होते थे वो भी जाते थे आपके हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे तो आपको पता है ऑलरेडी केसेस कितने ज़्यादा पेंडिंग हैं, तो एक तरह से वहाँ जो बर्डन है केसेस का उसको इसने कम किया है इन्वायरमेंट के जो मैटर्स है उसका सेपरेट ट्रिब्यूनल होने की वजह से। तीसरी बात ये है कि इनके पास जो है वो एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइजेशन है, इनके पास जजेज इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट है, तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहली बात की, जैसे कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे भी किसी फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, थिंग्स एंड दैट। वाइडर रीच इसलिए है इसका क्योंकि आपके पास एक तो कोई भी जो स्टेट हो या फिर कोई भी जो सिटीज़न हो, ये डायरेक्टली जो है वो ट्राइब्यूनल में जो है
वो अपील कर सकता है कि उसके राइट का वायलेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और ट्राइब्यूनल जो है विद इन अ टाइम फ्रेम यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो है वो केस को डिस्पोजल या फिर उनको सुनवाई करनी पड़ेगी। तो एक तरह से देखें तो ये लेस फॉर्मल है, कोर्ट की तरह ज़्यादा यहाँ पे प्रोसीजर नहीं होते हैं, लेस एक्सपेंसिव है यानी कि ज़्यादा खर्चा नहीं है, और जल्दी जो है वो मामला सुलझाया जाता है यानी कि 6 महीनों के अंदर। ये हमने बात कर ली। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली आपको अभी तक आइडिया हो ही गया होगा, जैसे कि पर्यावरण को खतरा करने वाली या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उसको रोकने का को रोकने में इसने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, चेयरपर्सन और मेंबर जो हैं वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते, तो इसलिए बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये किसी के अंडर प्रेशर में आके कोई फैसला सुनाएंगे। ये स्वतंत्र तौर पे काम करते हैं और पर्यावरण के हक में जो है वो फैसले सुनाने में ये बिलीव करते हैं। एक और चीज़ में जिसमें इनका काम जो है वो बहुत ही कमेंडेबल रहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको ये स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करवाते हैं। अब ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाई हूँ। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में या फिर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। तो ओवर द ईयर्स एनजीटी जो है एक ऐसे संस्था के तौर पे उभरी है जो इन्वायरमेंट को अच्छे से रेगुलेट कर रही है, जितने भी लॉज हैं उसको फॉलो करवा रही है, बेस्ट मैनेजमेंट करवा रही है। तो ये एक अच्छा इसका 10 साल का एक सफ़र रहा है, पर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि इसका जो जुरिडिक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये दोनों के दोनों राइट्स जो हैं, जो एक्ट हैं, इस पे एनजीटी का जुरिडिक्शन नहीं होता, यानी कि अगर इसके तहत कोई केस है तो उसकी सुनवाई जो है वो एनजीटी के द्वारा नहीं की जा सकती। तो एक तरह से देखें तो एनजीटी का जो जुरिडिक्शन है यानी कि इसका जो जुरिडिक्शन है वो बहुत ही कम है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार कहा जाता है कि इस तरह के जो एनजीटी के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। जैसे कि मैंने आपको साउथ कोरिया की कंपनी का एग्जांपल दिया, एनवायरनमेंट के लिए तो आपने उसको मना कर दिया, पर इकॉनमी में और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे इंडिया का तो ये इमेज बनता है कि आप इंडस्ट्रियल फ्रेंडली या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडिया कोई जगह नहीं है। तो एक तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें ये ऑब्स्टेकल करने का काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो केसेस सॉल्व नहीं होंगे, पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाएगी। चौथी प्रॉब्लम ये है कि कहा तो ये गया था कि जुडिशियल बर्डन को ये कम करेगा, पर यहाँ पे हो उल्टा रहा है, क्योंकि अपील करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो कंपनीज जो है, जो एनजीटी का जो फैसला आता है उसको अपील कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, तो केसेस सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी जा रहे हैं। तो एक लेयर कम होने की बजाय ये एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो जुडिशियल फोर्सेज में ऐड करने का काम कर रही है। और जो इसके रीजनल ब्रांचेज हैं वो 5 ही है, न्यू दिल्ली में मेन है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि आप सिर्फ बिग सिटीज़ पे फोकस कर रहे हो, जबकि पर्यावरण को जो नुकसान है वो सब जगह हो रहा है। तो ये इससे रिलेटेड जो है वो कुछ चैलेंजेस थे। अगर आगे की राह क्या होनी चाहिए, अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम चैलेंजेस समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है तो सॉल्यूशन आपके दिमाग में वैसे भी आ जाता है। जैसे कि मैंने बात की कि रीजनल ब्रांचेस जो हैं वो कम हैं, तो रीजनल ब्रांच को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एनजीटी के जो बेंचेस होते हैं, जो फैसला सुनाती है, उसको बड़ा बना सकते हैं। एंड चौथी चीज़ ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएडिक्वेंसी है, जो वैकेंसी है, जो रिक्तियाँ हैं, उसको फिल किया जा सकता है ताकि इनका काम जो है वो सही तरीके से टाइमली मैनर में हो सके। और साथ ही साथ चौथी चीज़ वो जो हम हर आंसर में लिखते हैं कि एक सहयोग साबित करने की आवश्यकता है सेंटर, स्टेट और एनजीटी को, ताकि वो मिलके आपस में काम कर सकें। क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करने की जहाँ तक बात आती है ना, तो कोई भी कोर्ट, कोई भी सरकार अकेले नहीं कर सकती जब तक सिटीज़न या फिर नागरिक जो ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं उनका सहयोग ना मिले। तो ये आगे की राह होनी चाहिए। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यही, प्रेजेंट एरा में ना तो हम डेवलपमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही हम इन्वायरमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, बट हमें आवश्यकता है कि हम एक इक्विलिब्रियम, एक समन्वय स्थापित करें डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वही हमारे आगे की राह हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।